नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर चालीसा। ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा और सबसे पहले बिजनेस की खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार रूस यूक्रेन का युद्ध की चिंता से बाहर नहीं निकल सका। आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, मेटल और रियल्टी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। कारोबार के अंत में 253 अंक लुढ़ककर 16,250 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स भी 750 अंकों से ज्यादा टूटा और 54,334 करोड़ के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 536 अंक टूटकर 34,405 पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 449 अंक नीचे 54,653 पर खुला। इसने 53,887 का निचला स्तर बनाया। सेंसेक्स के बढ़ने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, सन फार्मा, इन्फोसिस और विप्रो रहे। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% से ज्यादा टूटकर बंद हुए। आज टाइटन 5% और मारुति का शेयर करीब 4.5% गिरकर बंद हुआ। टाटा स्टील, कोटक बैंक, एसबीआई, पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक भी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। भारत में फरवरी महीने में सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। बेहतर मांग और कोरोना मामलों में कमी के चलते स्थिति सुधरी है। आईएचएस मार्केट इंडिया के मुताबिक फरवरी में सर्विस पीएमआई बढ़कर 51.8% पर आ गया है, जो कि जनवरी महीने में 51.5 पर था। रिपोर्ट के अनुसार सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में सुधार की ये दर पिछले साल जुलाई के बाद से दूसरी सबसे धीमी है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में सर्विस सेक्टर की गतिविधियां 6 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। पैसेंजर गाड़ियों की घरेलू रिटेल बिक्री फरवरी में घटी है। ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाडा ने बताया कि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री फरवरी में 8% गिरी है। फाडा के मुताबिक चिप की कमी के कारण कंपनियों को प्रोडक्शन में कमी का सामना करना पड़ रहा है। पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री पिछले महीने घटकर 2,38,000 रह गई, जबकि फरवरी 2021 में कुल 2,58,000 गाड़ियां बिकी थीं। फाडा ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन विवाद प्रोडक्शन को और प्रभावित कर सकता है। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवार 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा एमडी और सीईओ विक्रम लेमे का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। चाहे तो वो भी दोबारा इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जुलाई 2017 को नियुक्त हुए थे। उस समय एक्सचेंज में को-लोकेशन की जांच हो रही थी और चित्रा रामाकृष्णा की विदाई हो चुकी थी। उसके बाद लिमे को लाया गया था। यही हालात आज भी हैं। एक्सचेंज की जांच चल रही है। सीबीआई सहित कई एजेंसियां लगी हैं। इसके एक पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते एलआईसी का आईपीओ टल सकता है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के बाजारों को अस्थिर कर दिया है। इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर बाजार में उतार चढ़ाव कम होता है तो अप्रैल में इसे लॉन्च किया जा सकता है। पहले इसे मार्च 2022 में लॉन्च किए जाने का प्लान था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी अप्रैल 2022 में आईपीओ को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने एथेनॉल स्टोरेज क्षमता में 51% की बढ़ोतरी कर रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 2025 तक गैसोलीन में इसकी ब्लेंडिंग 20% तक करने का टारगेट रखा है। ये बात भारत की टॉप रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कही है। आपको ये भी बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ये अपनी मांग का 80% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है। जेट एयरवेज ने संजीव कपूर को सीईओ नियुक्त किया है। संजीव कपूर स्पाइस जेट और विस्तारा एयरलाइंस में रेवेन्यू और स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट को लीड कर चुके हैं। कल ही उन्होंने ओबरॉय होटल के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया था। अब जल्द ही वो जेट एयरवेज में शामिल होंगे। कपूर से पहले जेट एयरवेज ने पीपी सिंह को अकाउंटेबल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया था। जेट के पास पहले से ही करीब 150 कर्मचारी हैं और एयरलाइन फिर से शुरू करने के लिए वेंडर्स से भी बात चल रही है। जेट एयरवेज का 2022 की पहली तिमाही के दौरान ऑपरेशन फिर से शुरू करने का प्लान है। ईडी ने आज चेन्नई स्थित कोस्टल एनर्जी के प्रमोटर अहमद AR बुहारी को गिरफ्तार किया है। इन पर 564 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
बुहारी पर आरोप है कि उन्होंने कोयले की कीमत को गलत तरीके से अधिक वैल्यू दिखाई, जिसके चलते सरकारी कंपनियों ने कोल की खरीद के लिए अधिक रकम का भुगतान किया। सीबीआई ने पहले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बुहारी और सरकारी कंपनियों के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इसी एफआईआर के आधार पर बाद में ईडी ने केस दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई का प्रभाव भारत पर भी साफ नजर आ रहा है। भारत ने अपनी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित करने की घोषणा की है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच गुजरात के गांधीनगर में होना था। डिफेंस एक्सपो 2022 में अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूरोप समेत विश्व के विभिन्न देशों से 1000 से ज्यादा कंपनियों को इसमें शामिल होना था, लेकिन युद्ध के कारण पैदा हुए तनाव को देखते हुए इसे अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की। इसमें यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की और वहां के हालात पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। ऑपरेशन गंगा यानी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के अभियान को लेकर पीएम ने ये 8वीं मीटिंग की थी। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। यूक्रेन संकट के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा में तेजी लाई जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद 20,000 से ज्यादा नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 48 उड़ानें अब तक यूक्रेन से लगभग 10,000 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों में 16 और फ्लाइट शेड्यूल्ड हैं। बागची ने बताया कि अगले 24 घंटों में 16 फ्लाइट के भारत पहुंचने के बाद लगभग ऐसे सभी भारतीय भारत पहुंच जाएंगे जो यूक्रेन बॉर्डर पर पार करके पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं। यूक्रेन से लौट रहे मेडिकल छात्रों के भविष्य को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जताई है। आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐसे छात्रों को देश के ही मेडिकल संस्थानों में पढ़ाई पूरी करने की व्यवस्था करने की मांग की है। आईएमए ने कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार को स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए। आईएमए ने कहा कि छात्रों के बचे कोर्स को किसी भी हाल में पूरा कराया जाना चाहिए। आईएमए का कहना है कि अगर मेडिकल कॉलेज की सीटें 5% भी बढ़ाते हैं तो यूक्रेन से लौटे छात्रों को समायोजित किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आईएमए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोलर, हाइड्रोजन, एलईडी बल्ब के इस्तेमाल पर जोर दिया। पीएम ने घर के बाग बगीचे या बालकनी में एक सोलर ट्री लगाने को कहा ताकि ये घर की 10 से 20% बिजली बचाने में मदद करे। पीएम ने कहा कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2030 तक हमारा टारगेट फॉसिल सोर्स से 50% तक एनर्जी हासिल करना है। भारत का क्लियर विजन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फोसिल एनर्जी से हासिल करना है। यूपी चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी ने आज मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जिस अभियान से गंगा का नाम जुड़ा हो वो जरूर पूरा होगा। पीएम ने कहा कि नमक आपने नहीं खाया है, नमक मैंने खाया है। आपने मुझे जो नमक खिलाया है उसे जीवन भर बेटे की तरह कर चुकाता रहूंगा। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया। आपने जो मुझे नमक खिलाया है जीवन भर एक बेटे की तरह, मां, मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी शहर के मलदहिया से गदौलिया चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो के लिए निकले। रोड शो मलदहिया,
लौराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन चौराहे होते हुए करीब 2.25 घंटे के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। 2014, 17 और 2017 के बाद काशी में पीएम मोदी का चौथा मेगा रोड शो है। अंत में श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन और पूजन किए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा की। दोनों भाई बहन करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां काफी देर तक पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने के दौरान रास्ते में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल प्रियंका ने इनकार कर दिया। प्रियंका गांधी 2 मार्च से ही वाराणसी में हैं। वाराणसी में आखिरी चरण में 7 मार्च को मतदान होंगे। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है, जिसके खिलाफ पीड़ितों के परिवार और कई वकीलों ने याचिका डाली थी। याचिका में आशीष को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। देश में आज कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 6,561 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोरोना के 201 मरीजों की मौत हुई है, जबकि गुरुवार को कोरोना से 142 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 13,450 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक कोरोना से कुल 5,14,000 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय रेलवे के सुरक्षा इतिहास में आज का दिन खास रहा। रेलवे की नई डिवाइस कवच ने 2 ट्रेनों को चंद मीटर के फासले से एक दूसरे के से भिड़ने से रोक दिया। कवच रेलवे की नई स्वदेशी सुरक्षा तकनीक है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेनों के बीच कवच की टेस्टिंग की गई। एक ट्रेन में इंजन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, तो सामने से आ रही दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बाकी बड़े अधिकारी सवार थे। कवच ऐसी स्वदेशी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से 2 ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सकेगी। ये दुनिया की सबसे सस्ती रेल सुरक्षा तकनीक है। और यहां रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर 40 में। रुक करते हैं देश दुनिया की खबरों का। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जबरन वसूली मामले में सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई के अधिकारियों ने आज मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में पूछताछ की। जेल अधिकारी के मुताबिक सीबीआई अधिकारी आज सुबह 10:30 बजे अर्थर जेल में पहुंच गए थे। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री के वकील भी वहां मौजूद रहे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और वो न्यायिक हिरासत में हैं। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को नया मेयर मिल गया है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके की आर प्रिया को निर्विरोध मेयर चुना गया है। मेयर बनकर आर प्रिया ने इतिहास रच दिया। वो चेन्नई की पहली दलित और सबसे कम उम्र की मेयर हैं। साथ ही वो चेन्नई की तीसरी महिला मेयर भी हैं। आर प्रिया की उम्र सिर्फ 28 वर्ष है। उन्होंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। प्रिया हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 74 मंगलापुरम से पार्षद चुनी गई थी। हिमाचल सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में बुजुर्गों और महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से हिमाचल में बुजुर्गों की 1500 की जगह अब 1700 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन की आयु सीमा भी 70 साल से घटाकर 60 साल करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में 40,000 अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए साल में 3 बार फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर में भीषण धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है। धमाका गुरुवार देर रात हुआ। धमाके के चलते 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गया। आसपास के कई अन्य मकान क्षतिग्रस्त हो गए। पड़ोसियों का कहना है कि इस मकान में बम बनाए जाते थे। ये भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार पटाखे बनाने का कारोबार करता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। घटना जिले के काजवली चक्र इलाके में यतीम खाने के पास हुई।
आईएमडी ने तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज से लेकर अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना कम दबाव वाला क्षेत्र तमिलनाडु के उत्तरी तट की तरफ बढ़ते समय एक बेहद निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो सकता है, जिससे वहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 की रिलीज डेट के साथ फिल्मों से दोनों का लुक भी आउट कर दिया गया है। टाइगर 3 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। यह फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी कैटरीना कैफ ने खुद अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि टाइगर और जोया एक बार फिर ईद 2023 को आएंगे। टाइगर 3 हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज होगी। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक पार्ट 1 पहली अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये एक एक्शन फ्रेंचाइजी है जिसका पहला भाग आ रहा है। फिल्म के पोस्टर और टीजर के बाद अब इसका ट्रेलर आने वाला है, जिसकी जानकारी जॉन ने सोशल मीडिया में साझा की है। अटैक में जॉन एक सुपर सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे। अटैक भारतीय सिनेमा में एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर रही है। इसका निर्देशन लक्ष्यराज आनंद ने किया है, जबकि इसके निर्माता जॉन अब्राहम, जयंतीलाल गाडा और अजय कपूर हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हालांकि ये फिल्म रिलीज से पहले ही सुर्खियों में चल रही थी। साउथ के फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म मेकर्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज किया था। इस मामले में समझौता हो चुका था, लेकिन नंदी फिर फिल्म को रोकने की मांग कर रहे थे। अब तेलंगाना कोर्ट ने नंदी की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये राशि पीएम केयर फंड में जमा की जाएगी। बाहुबली फिल्म के से लोकप्रिय हुए सुपरस्टार अभिनेता प्रभास जल्द दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आने वाले हैं। फिलहाल वो इन दिनों अपनी आगामी फिल्म राधे श्याम का प्रचार करने में व्यस्त हैं। बता दें कि प्रभास और पूजा हेगड़े की नई फिल्म राधे श्याम ने इतिहास रच दिया है। राधे श्याम पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसके ट्रेलर को मेटावर्स में देखा जा सकता है। मेटावर्स में ऑडियंस अपने अवतार के साथ फिल्म के ट्रेलर को देख सकते हैं। राधे श्याम फिल्म का निर्देशन राधाकृष्ण कुमार ने किया है। फिल्म राधे श्याम कई भाषाओं में रिलीज होगी। ये एक बड़े बजट की फिल्म है। तेलुगु फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा से अभी भी धमाल मचाए हुए हैं। फैंस से उनकी इस फिल्म का खुमार अभी तक उतरा नहीं है। अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले अल्लू परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। उन्हें परफेक्ट फैमिली मैन कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में पत्नी स्नेहा और बच्चों के साथ उनकी कई तस्वीरें शेयर हुई हैं, जिसमें खुशी भरे पलों को दिखाती हैं ये तस्वीरें। इसी कड़ी में अल्लू अर्जुन ने की पत्नी स्नेहा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में अपने पति के साथ ये फैमिली फोटो शेयर की। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। खबरों के मुताबिक शेन वॉर्न अपने विला में थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। शेन वॉर्न ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने की इच्छा जाहिर की थी। वो एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की बुरी तरह से हार से निराश थे और इंग्लिश टीम की मदद करना चाहते थे। एशेज में ऑस्ट्रेलिया से मिली 4-0 की करारी हार के बाद इंग्लैंड के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद स्काई स्पोर्ट्स के क्रिकेट पॉडकास्ट पर बातचीत में शेन वॉर्न ने 26 फरवरी को कहा था कि ये इंग्लैंड को कोच बनने का बहुत सही समय है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज रोड मार्श का निधन हो गया है। उन्हें एक हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था। मार्श 74 साल के थे। तेज गेंदबाज डेनिस लिली के साथ मार्श की जोड़ी शानदार थी। इन दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 95 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अध्यक्ष लैकलेन हेडरसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बेहद दुखद दिन है। मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हालांकि ऋषभ पंत शतक से चूक गए। ऋषभ पंत ने 97 गेंद पर 96 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के जड़े। विराट कोहली ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान 100 टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वे 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद कोहली ने कहा कि ये मेरे लिए विशेष लम्हा है।
रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि वो पोलैंड की तरफ भागे हैं। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब कीव पर बड़ा हमला नहीं होगा। फिलहाल रूसी सैनिकों के कीव में घुसने की भी खबरें हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के खोरसेन और जेपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। रूसी फाइटर विमानों ने तमाम अपीलों के बावजूद स्कूलों पर हमले बंद नहीं किए हैं। रूसी फाइटर जेट्स ने जाइटोमीर में एक मिडिल स्कूल पर हमला किया। बमबारी में स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। इसके कुछ देर पहले ही इसी स्कूल के प्लेग्राउंड में मिसाइल गिरी थी। हालांकि स्कूल बंद था, लिहाजा किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। पुतिन ने फ्रांस से साफ कह दिया कि यूक्रेन को सबक सिखाए बगैर हमले नहीं रुकेंगे। यूक्रेन को हथियार मुक्त करने से कम में युद्ध नहीं रुकेगा। यूक्रेन को तटस्थ भूमिका में आना होगा। पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में जोरदार बम धमाके में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 65 लोग घायल हुए हैं। ये घटना कोचा रिसालदार इलाके की है। पेशावर की पुलिस ने बताया कि इस धमाके में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों ने एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की और वहां पहरेदारी कर रहे पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद हमलावरों ने मस्जिद में लोगों को निशाना बनाया और इसी बीच एक जोरदार बम धमाके हुए। इंडोनेशिया के अशांत पापुआ प्रांत में अलगाववादी बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर 8 लोगों की हत्या कर दी। मारे गए कर्मी दूरसंचार टावर की मरम्मत कर रहे थे, तभी उन पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।